अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल के इर्द गिर्द या फिर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं तो वो क्या होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो हम इसे कह सकते हैं कि आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, यानी सब्सटेंसेस पास हो रहे होते हैं, रिमूव आउट हो रहे होते हैं। तो ये सब कहाँ से होता है? ये आउटर बाउंड्री ही अलाउ करती है सेल की कि वो सब्सटेंसेस को मूव आउट करे या इन करे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कहेंगे आउटर बाउंड्री दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब हमने यहाँ बाउंड्री की बात की है, तो बाउंड्रीज कितनी टाइप्स की हो सकती हैं सेल्स में? दो तरह की बाउंड्रीज होती हैं, एक वॉल होती है और एक मेम्ब्रेन होती है। हमें पता है सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है प्लांट सेल्स में, मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है तमाम सेल्स में, चाहे वो सेल प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, किसी के भी होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन उसमें लाजमी मौजूद होती है। लेकिन सेल वॉल एक एडिशनल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल्स के अंदर या कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, जो कि एक्स्ट्रा उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है और सपोर्ट दे रही होती है। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या होती है। सेल वॉल को हम कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, क्योंकि ये तमाम सब्सटेंसेस को जो है ना वो अलाउ कर रही होती है अपने अंदर से पास आउट करने के लिए, और ये होती है आउटर कवरिंग जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये मिलके बनी हुई होती है सेलुलोज, लिग्निन, कार्टिन, म्यूरिन एटसेट्रा इन सब्सटेंसेस से, और जो सेल वॉल है ये होती है फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई। हम देखते हैं ना कि जो सेलुलोज, लिग्निन, वैक्सीन, क्यूटिन्स वगैरह हैं, जैसे क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, तो जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये वैक्सीन जो है सेलुलोज वगैरह, लिग्निन और वैक्सीन जो हैं ये अलाउ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर को रिपेल करते हैं, उससे अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जब प्लांट के ऊपर आपने देखा हो कि वाटर ड्रॉपलेट आके गिरता है तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि ऐसे डिस्पर्स होके तो वहाँ से स्प्लिट आउट हो जाता है या फिर उसी के ऊपर स्प्लिट हो जाएगा। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जो ये वैक्सीन वगैरह जिस पे क्यूटिन्स वगैरह मौजूद होते हैं तो ये उसको अलाउ नहीं करते कि वो एब्जॉर्ब हो। जैसे हमने पहले ही बात की कि सेल वॉल जो है ये वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में या बैक्टीरियल सेल में, और ये मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में मौजूद होती है। और जो वॉल होती है ये टोटली परमिएबल होती है, यानी हर तरह के सब्सटेंस को अलाउ कर देगी कि वो अंदर मूव कर सकता है। लेकिन जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। यानी इसके अंदर जो है वो सब्सटेंसेस के साइज और इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा सब्सटेंस अंदर आना चाहिए कौन सा नहीं। ये सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन है इसका ये फंक्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा ये कि ये मतलब ये अपना रोल प्ले कर रही होती है यहाँ पे। तो हम अब आगे जी देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन दो तरह की होती हैं, एक होती है सेमी परमिएबल और एक पार्शली परमिएबल। सेमी परमिएबल होती है जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए, लेकिन जो पार्शली परमिएबल होती है वो रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मटेरियल को, यानी जो भी मटेरियल आ रहा है उसने उसको देखना है कि वो आया कि वहाँ से मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर कौन से सब्सटेंस यहाँ से मूव करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। और ये सेमी परमिएबल का मतलब भी वैसे तो यही होता है, लेकिन इसमें भी यही चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ शार्प पोर्स मौजूद होते हैं तो वो उन्हीं स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को वहाँ से मूव करने देगी, बाकी और जो होंगे उन्हें मूव नहीं करने देगी। तो ये मतलब फ्यू सब्सटेंसेस से मुराद यहाँ पे ये है, और इसने यहाँ पे क्या करना है, रेगुलेट करना है उसके फ्लो को, यानी कि जो भी वहाँ गेट्स भी लगे होते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि अलाउ कर रही होती हैं, ये रेगुलेट कर रही होती हैं किसी भी मटेरियल के फ्लो को। पार्शली परमिएबल का मतलब ये है। इसकी डिस्कवरी तो जनरली 1660 से लेकर 65 तक इसको स्टडी किया गया था, और इसकी डिस्कवरी तब हुई। करंस इसकी कहाँ कहाँ होती है? प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, फंगल सेल्स में। ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। और ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तमाम तरह के सेल्स में मौजूद होती है। अगर इसकी हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें क्या आते हैं? प्रोटीन्स और लिपिड्स। प्रोटीन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, लिपिड्स की अमाउंट कम होती है। प्रोटीन्स होते हैं 80 to 60% या 60 to 80%, लिपिड्स होते हैं 20 to 40%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है जो MD कैट में भी पूछा जाता है और बोर्ड के क्वेश्चन में भी कई दफ़ा आ जाता है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। अगर हम इसमें देखें प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ बहुत माइन्यूट सी अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी ये किसी न किसी का सब्सटेंस के साथ मिलके लगे हुए होंगे यहाँ पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके बारे में दो मॉडल्स दिए गए थे, एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम इन दोनों मॉडल्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या थे। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये दिया था डैनियल और डेवसन ने 1935
5 में। इस मॉडल में होता क्या है कि जो अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है, जो आउटर लेयर है ना इसकी दोनों तरफ से वो किसकी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और इसके दरमियान में लिपिड बाई लेयर होता है। ये लिपिड्स की लेयर्स लगी होती हैं, डबल लेयर होता है, फॉस्फोलिपिड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो जो इसका आउटर पोर्शन है यानी ग्लोबुलर प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक जोन कहलाता है, और जो इंटरनल है फॉस्फोलिपिड्स वाला वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम ट्रांसलैमिनर मॉडल भी बोलते हैं और सैंडविच्ड मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल के इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके जो साइड्स पे दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद हैं और दरमियान में लिपिड बाइलेयर सैंडविच हुई हुई है। तो जैसे हम सैंडविच कोई भी नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं तो उसमें हम दरमियान में मटेरियल रखते हैं और साइड्स पे क्या होती है, ब्रेड होती है या बन होता है। तो सेम लाइक दैट ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स ब्रेड का काम कर रही हैं और दरमियान में फॉस्फोलिपिड्स है वो जो मटेरियल हम फिल करते हैं उसका यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सैंडविच्ड मॉडल होता है। लेकिन इस मॉडल अब हम देखते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि जो मेम्ब्रेन है उसमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस पास आउट होते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, इन आउट दोनों हो रहा होता है। लेकिन इन आउट के लिए वहाँ पे कुछ पोर्स भी चाहिए होते हैं, कुछ जो है वो क्या हम कह सकते हैं कि जी हमें यहाँ पे जिस के लिए गेट्स होते हैं मूव करने के लिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद इस मॉडल में नहीं है। तो यहाँ सब्सटेंसेस का फिर जो एंट्री है या एग्जिट है वो कहाँ से होगा, तो ये इसलिए ये मॉडल जो था इसके कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेस एक्सेप्टेबल मॉडल इसे हम कहते हैं। इसकी वजह से कुछ इसके स्ट्रक्चरल जो है वो इनकम्प्लीशन की वजह से जो है ना इस मॉडल को वो कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था, इसे माना नहीं जाता। तो इसलिए जो दूसरा मॉडल है हम उसे भी देखते हैं कि वो क्या था। सेकंड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसकी भी रीजंस है क्यों है ये, और दूसरा ये कि आउटर मेम्ब्रेन जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर सब में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉलो किया जाता है, चाहे वो सेल की आउटर वॉल है या ऑर्गेनेलीज की आउटर वॉल है, सब में क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक्सेप्टेबल मॉडल है तो यही किया जाता है, इस एक्सेप्टेबल यही है तो यही फॉलो कर रही होती हैं। जो जितनी भी हम मेम्ब्रेन्स को उठा के देखेंगे उन सब में यही मॉडल मौजूद है। अब इसमें क्या होता है, हमने उस मॉडल में तो देखा था कि जो प्रोटीन्स थी वो क्या होती हैं कि उसका लेयर ऊपर बाय लेयर्ड होती है यानी सैंडविच होती है, ऊपर प्रोटीन की लेयर है, दरमियान में फॉस्फोलिपिड्स, फिर नीचे प्रोटीन की लेयर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो इम्बेड हुई होती हैं कहीं दरमियान में, लिपिड्स जो है वो ज्यादा मौजूद होते हैं और प्रोटीन जो है वो इम्बेड हैं इसके दरमियान में। अगर हम इसको एक्सटेंसिवली दिखाते रहे तो यहाँ प्रोटीन होगी, फिर कुछ थोड़े से डिफरेंट डिस्टेंस के बाद फिर दोबारा फिर इस तरह प्रोटीन्स के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स ऐसे मौजूद होंगे दरमियान में। और इसी तरह इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी साथ अटैच होती हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि सब्सटेंसेस की एंट्री वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ चार्ज्ड पोर्स इसके अंदर जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ वो किस तरह से कि ये सब्सटेंसेस की एंट्री अलाउ करते हैं जो भी इसके अंदर से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी। तो इसके ऊपर साइज भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का आने वाले का, उसकी सोलबिलिटी, और ये सारी चीज़ें इसके साथ इकट्ठे अफेक्ट कर रही होती हैं। इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी जो है ना वो पाए जाते हैं जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है। ये फ्लूइडिटी ऑफ जो है वो सब्सटेंसेस या फिर फ्लूइडिटी को जो है वो सेल की मेम्ब्रेन की कंट्रोल कर रहे होते हैं। कि जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं कि टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर या फ्लूइडिटी स्टेबलाइजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन्स हैं इनके अंदर, इसलिए इसकी प्रेजेंस यहाँ पे होती है। अगर हम एक यहाँ पे ये जो लिपिड फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, ये क्या है कि इसके नीचे टेल वाला ये पोर्शन है और ऊपर क्या है, ये हेड है। हेड किसका होता है, फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर फॉस्फेट्स होते हैं और ये अनसैचुरेटेड होगा तो ये इस तरह मौजूद होता है, स्ट्रेट चेन में मौजूद होगा। लेकिन हमने देखा है आपने कि यहाँ पे इस तरह दिखाया है इसको टेढ़ा मेढ़ा सा और इस तरह का, तो ये कब होगा, जब ये सैचुरेटेड होता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर ये किस तरह से जो है वो सेल किस इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो ये था स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसमें प्रोटीन्स जो है वो इम्बेड हुई होती हैं दरमियान में, साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, बाकी ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और ये सब अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। ये बहुत जनरल सा एक ओवरव्यू दिया गया है, बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया गया। आप लोगों की बुक में भी इतनी ही बातें हैं तो यहाँ तक ही याद रखेंगे, बाकी डिटेल जो है वो हम स्ट्रक्चर भी इसका कुछ रेफरेंस बुक से देख लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह अगेन।
अगर फंक्शन देखें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये क्या करती है, बैरियर के तौर पर करती है। बैरियर हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही है ना अंदर से पास होने में। अपने सारे सब्सटेंसेस तो इसमें से मूव नहीं कर रहे, तो ये उनके लिए एज अ बैरियर, जो नहीं मूव कर पाते उनके लिए बैरियर के तौर पर यानी रुकावट बन जाती है अंदर सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए। अब ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जो एक्टिवली हो रही है, और जो जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत है। पैसिव है वो नॉर्मल एक जैसे फ्लो में हो रहा होता है सब कुछ, तो वैसे हो रही होती है। एक्सोसाइटोसिस फिर आगे एक्टिव में आ जाती है। साइटोसिस मूवमेंट्स है एक्सो और एंडो। एक्सोसाइटोसिस है कि मतलब सेल से बाहर निकल रहा है कुछ, और एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर एंट्री हो रही है। तो जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि फिर अगर ये मतलब हो तो ग्रेडियंट के थ्रू ही रहा है ना ये सारा प्रोसेस, लेकिन क्यों इस तरह ये हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी की किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ रही है। हमने कहा एंडोसाइटोसिस में क्या हो रही होती है कि जैसे कोई पार्टिकल इंटर हुआ ना सेल के अंदर, हम इसको डायग्रामेटिकली अगर देखें कि ये सेल है बिलफर्स, तो इसमें से अगर ये कोई सब्सटेंस बना, वेजिकल बनी, अब इस वेजिकल ने सेल से मूव आउट करना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये इसने अपने आप को, सेल ने जो ये इसकी मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होगी इसके सब्सटेंस के इर्द गिर्द, और इसका वेजिकल बनाएगी, फिर इस वेजिकल को मूव आउटसाइड कर देगी। अब ये वेजिकल अगर किसी और सेल में भी यानी एंडोसाइटोसिस कर रहा है, वहां से हुई इसकी एक्सोसाइटोसिस, सेल मूव आउटसाइड हुआ, और यहाँ पे हो रही है इनसाइड इसकी। अब इस सेल ने अंदर एंट्री करनी है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इसने अगर एंट्री करनी है, अब इसके पास आके अपना मटेरियल अंदर देगा, और ये फिर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन करेगी, और उसके बाद फिर ये मटेरियल के इर्द गिर्द अपनी दोबारा से बना लेगी, यानी इसकी एंडोसाइटोसिस होगा। तो इस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसको हम कह रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या एक्टिवली जो है ना वो सेल ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को, जिसकी वजह से हम ग्रेडियंट की बेसिस पे यहाँ पे नहीं कह रहे कि इसको एटीपी चाहिए कि अगर लो टू हाई मूव करना है, नहीं, बल्कि जो ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हो रही है ना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो एटीपी इसके लिए हमें यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस आ जाता है। ऑस्मोसिस तो होती है ना कि हाई से लेकर लो, जो हाई टू लो मूवमेंट ऑफ वाटर, स्पेसिफिकली हम इसके अंदर वाटर का नाम लेते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन होती है उसमें वाटर की नहीं बल्कि जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं या उनकी मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर स्पेसिफिकली ये टर्म ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो के लिए यूज की जाती है। डिफ्यूजन की दो टाइप्स बताई गई हैं यहाँ पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो नॉन फैसिलिटेटेड होती है किसी भी मीडिएटर की उसमें जरूरत होती है, और जो नॉन फैसिलिटेटेड है उसमें मीडिएटर्स की जरूरत नहीं होती उस जो भी सब्सटेंस है उसे मूव आउट करने के लिए। अब जैसे कोई भी हम कहते हैं कि हमने एक जगह पे स्प्रे किया है, तो स्प्रे या परफ्यूम जो है वो स्प्रे किया है हमने, तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद सारी जगह पे फैल जाता है। तो ये नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की टाइप है, जिसमें हमें किसी मीडिएटर या फिर कोई भी सब्सटेंस ऐसे की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे जो है ना वो अपनी डिफ्यूजन कर सके। और दूसरा जो है इसके अंदर हमें किसी ना किसी ऐसे मीडियम की या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो हेल्प करे सब्सटेंस को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। डिफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल्स की भी एग्जांपल आती है। अगर जनरली हम देखें कि गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह पे मौजूद हैं, उसको हम वहाँ से रिलीज आउट करें तो वो बहुत जल्दी से जो है वो पूरे एरिया में डिस्पर्स हो जाएंगे। ये भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है। आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा कि क्या फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट बेसिकली इसका फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। ये बहुत जनरल सी यहाँ पे एक टर्म्स दी गई हैं या फिर इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है बहुत डिटेल में, यहाँ पे ये भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह इस पर दोबारा लेक्चर भी बना दूंगी, तो आप अपने सजेशन और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।